नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं समाज विज्ञान टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 3। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी दो शर्तें लिखिए। तो पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इसकी दो शर्तें निम्नलिखित हैं, जिनमें है, इस समझौते के तहत दलित वर्ग को आरक्षित सीटें दी गई थी और इस समझौते के तहत दलितों को वोट का जो है दलितों को दो वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि उनके जो है वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया था। और पूना पैक्ट समझौता जो है 1932 में हुआ था और ये पुणे में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। और ये समझौता जो है यरबदा जेल सेंट्रल में हुआ था। और इसमें जो है जो शर्तें थी वो थी कि दलित वर्ग को जो है आरक्षित सीटें मिली गई थी और उनको जो है दो वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि उनको जो है वोट देने का अधिकार बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था। और इस समझौते के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 कर दी गई। इस समझौते के तहत दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग एक अन्य वर्ग माना गया। इस समझौते के तहत दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद राजनीतिक संगठन का एक तरीका है जिसमें अलग अलग राज्यों या राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक ढांचे में जोड़ा जाता है। तो संघवाद क्या होता है कि ये जो है एक राजनीतिक संगठन का तरीका है जिसमें अलग अलग राज्य और राज्य व्यवस्थाएं जो है एक व्यापक ढांचे में जोड़ा जाती हैं। और संघवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो संघवाद में सरकार के दो या दो से ज्यादा स्तर होते हैं। इनमें से एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है जो देश के प्रमुख मामलों को देखता है और दूसरा स्थानीय सरकार होती है जो अपने क्षेत्र के कामकाज को देखती है। तो ये जो है संघवाद की कुछ विशेषताएं हैं। और संघवाद में शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। संविधान में संघ और राज्यों के पास निहित शक्तियों की पहचान की जाती है। संघवाद में संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति जरूरी होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, खनिजों संसाधनों का मानव के लिए क्या महत्व है, यानी कि जो खनिज संसाधन होते हैं मानव के लिए उनका क्या महत्व है। तो खनिज संसाधन मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खनिजों की वजह से ही कारखानों में मशीनें, जहाज, ऊंची इमारतें और कई तरह की धातुओं से बनी चीजें बनी हैं। यानी कि खनिजों से ही जो हमें लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, इस्पात मिलता है, बहुत सारी चीजें, कच्चा तेल मिलता है, जैसे हम पेट्रोलियम गैस और डीजल निकालते हैं। आगे आता है, खनिजों में ही हमें परिवहन के सभी साधन, मशीनी उपकरण, कृषि मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, सोने चांदी और हीरे आदि मिलते हैं। यानी कि खनिजों से ही जो हमें हीरा भी मिलता है, सोना भी मिलता है, चांदी मिलता है, ब्रक मिलता है, यूरेनियम मिलता है, कोयला मिलता है, बहुत सारी चीजें जो है हमें खनिजों से ही मिल प्राप्त होती हैं। और खनिजों का इस्तेमाल ऊष्मा का संचालन या उसे सीमित रखने के लिए भी किया जाता है। खनिजों का इस्तेमाल भी निर्माण या ऊर्जा उत्पादन के लिए भी किया जाता है। खनिजों का इस्तेमाल करके ही मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। खनिजों का महत्व स्वास्थ्य के लिए भी है। खनिज विटामिन के साथ मिलकर शरीर में सैकड़ों प्रक्रियाओं के लिए तालमेल में भी काम करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई तीन प्रकार समझाइए। तो भारत में जो है कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और आपकी बहुत सारी बेरोजगारी हैं, जिनमें भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के तीन प्रकार ये हैं, जिनमें ये पहला है मौसमी बेरोजगारी। तो यह बेरोजगारी साल के कुछ खास मौसमों में होती है। भारत में कृषि से जुड़े काम मौसमी होते हैं, इसलिए किसानों के पास साल के सभी महीनों में खेतों पर काम नहीं होता है, बल्कि जब जब फसल की कटाई होती है, जुताई होती है, गुड़ाई होती है, तो ये जो है क्या कैसी मौसमी
बेरोजगारी होती है। यानी कि जब जब उनकी वहाँ की जुताई होगी, गुदाई होगी और वहाँ पे जो फसल लगाई जाएगी तो जो है लोगों को रोजगार मिलता है, और उसके बाद जो है उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो ये जो है मौसमी बेरोजगारी होती है। और अगला आता है ग्रामीण बेरोजगारी। तो भारत की करीब 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे बेरोजगारी पैदा होती है। तो ये भी जो है एक बेरोजगारी का उदाहरण है। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये ऐसी एक बेरोजगारी है जिसमें जो है जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। और बेरोजगारी के कुछ प्रकार और हैं जिनमें संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और शुभेद बेरोजगारी रोजगार होता है। तो ये भी जो है बेरोजगारी के कुछ प्रकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ये जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जर्मनी का एकीकरण मध्य यूरोप के कई स्वतंत्र राज्यों को मिलाकर साल 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय पर्सिया के प्रमुख मंत्री ओटो वोन बिस्मार्क को दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए ओटो वोन बिस्मार्क ने 7 साल में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े। इन तीनों युद्धों में पर्सिया की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी के जो एकीकरण का श्रेय श्रेय जो है वो दिया जाता है ओटो वोन बिस्मार्क को, जो कि पर्सिया का एक प्रमुख मंत्री था। और 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। और उस समय जो है वहाँ जो मंत्री था ओटो वोन बिस्मार्क, उसने जो है 7 सालों में 3 देशों को हराया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और 3 युद्धों में जो है ये जीता और पर्सिया की जीत हुई। और इस प्रकार जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और 18 जनवरी 1871 को वर्सेल्स के राजशाही महल में पर्सिया के राजा को जर्मन सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। जर्मनी का एकीकरण से पहले यह भूभाग 39 राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया से 1848 में फ्रैंकफर्ट से संसद में जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग ने जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की योजना बनाई थी। तो इस प्रकार जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। और इसी में इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने दबा दिया था। ओटो von बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण केवल राजकुमारों द्वारा ही किया जा सकता है, लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब हमारा अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर उसे स्थानीय सरकारों को देना। भारत में विकेंद्रीकरण को लेकर संविधान में कोई प्रावधान है, यानी कि कई प्रावधान हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां देगा कि वे स्वायत्त इकाइयों के तौर पर काम कर सकेंगे। यानी कि विकेंद्रीकरण क्या होता है कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर उसे स्थानीय सरकारों को देना। तो ये जो है विकेंद्रीकरण होता है। और भारत में विकेंद्रीकरण को लेकर संविधान में कई प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां देगा कि स्वायत्त इकाइयों के तौर पर जो है काम कर सकेंगे। और 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र के तीसरे स्तर को मजबूत किया गया। इस संशोधन के तहत स्थानीय सरकारों के लिए नियमित चुनाव करना जरूरी कर दिया गया। चुनी हुई संस्थाओं और उनके कार्यकारी प्रमुख में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों के साथ राजस्व और कुछ फंड साझा करने होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है भूमि को समतल करना।
तो ढलान वाली जमीन पर बारिश का पानी तेजी से बहता है और मिट्टी कटकर बह जाती है, इसलिए जमीन को समतल रखना चाहिए। यानी कि मृदा अपरदन कैसे होता है कि जब भी तेज बारिश होती है तो आप जानते हैं कि जो समतल जगह नहीं होती है वहां से जो है मिट्टी बहकर चली जाती है। तो इसीलिए जो है हमें जमीन को समतल रखना चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। और अगला पॉइंट आता है वनस्पति का उगना या उगाना। तो पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधती हैं, इसलिए जमीन में फसलें या पौधे उगाने चाहिए। तो जब भी अगर हम वनस्पति यानी कि छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, फसलें उगाते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो जो है मिट्टी को मजबूत कर लेती हैं, वो जो है उसको बहने नहीं देती और वो जो है मृदा अपरदन को रोकती हैं। तो इसीलिए जो है हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमें जो है इससे ऑक्सीजन भी मिलता है। अगला आता है वायु रोधक पौधे लगाना। तो रेतीली जमीन और तेज हवा वाले इलाकों में खेतों के चारों ओर लंबे और घने पौधे लगाने चाहिए। इससे हवा का तेज प्रभाव जमीन पर नहीं पड़ता और मिट्टी के कण हवा के साथ नहीं उड़ पाते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो हमें वायु रोधक पौधे भी लगाने चाहिए, जैसे कि सिकोया का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं। और ये जो है ज़्यादातर रेतीली ज़मीन और तेज़ हवा वाले इलाकों में खेतों के चारों ओर लगाने चाहिए और इससे जो है हवा का जो प्रभाव होता है वो कम होता है, जो कि ज़मीन पर नहीं पड़ता है और उसमें जो है हवा में जो है मिट्टी के कण नहीं उड़ते हैं। और अगला पॉइंट आता है जल नियंत्रण। तो जलाशय, नालियों और बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला आता है समोच्च जुताई। तो ढलान वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से जल बहाव की गति कम होती है। इससे जमीन कटने की समस्या कम होती है। तो ये भी जो है मृदा अपरदन को रोकने के कार्य है, परिणाम। अगला आता है पट्टीदार खेती। तो इस पद्धति में खेत में पट्टियों पर भूक्षरण रोकने वाली फसलें उगाई जाती हैं। अगला आता है सीढ़ीनुमा खेती। तो पहाड़ी इलाकों में खेती के लिए सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए ताकि मृदा अपरदन ना हो सके। अब हमारा अगला प्रश्न आता है भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहली है इस व्यापार की वृद्धि केवल मात्रा तथा मूल्य में ही नहीं हुई बल्कि दिशा में भी परिवर्तित हुई है। यानी कि विदेशी व्यापार में जो है वृद्धि केवल मात्रा ही तथा मूल्य में नहीं हुई बल्कि दिशा में भी परिवर्तन हुआ है। और अब इंग्लैंड तथा अन्य राष्ट्र संघ देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध एक तरफा नहीं रहे हैं, जैसा कि स्वाधीनता से पहले थे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले थे। नेक्स्ट आता है हमारे प्रमुख उत्पाद हैं कृषि तथा संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद तथा अयस्क और खनिज। भारत पेट्रोलियम तथा संबंधित उत्पाद, मोती तथा बहुमूल्य रत्न सोना और चांदी आदि का आयात करता है। अगला आता है अब हमारे व्यापारिक संबंध इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूरोप तथा तेल उत्पादक देशों के साथ भी हैं। और अब हम विदेशों को कच्चा माल तथा तैयार उत्पाद भी निर्यात करते हैं और सार्क देशों के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। और अमेरिका तथा अरब देशों के साथ चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो हुआ था कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला आता है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ था मद्रास में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ था लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो है नागपुर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 1920 में एक सितंबर वाला पूछा जाता है कि सितंबर 1920 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, और फिर दूसरा पूछा जाता है कि दिसंबर अधिवेशन, यानी दिसंबर 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो सितंबर 1920 में हुआ था कोलकाता में और दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में। और अगला आता है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ,
तो वो हुआ था लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।